हेलो। हेलो। हम्म। चलो। कल क्या क्या चीज़ें हो गई थी हमारी। एक काम करो। हाँ एक जी। स्क्रीन शेयर करके मतलब मुझे बताओ कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी हो गई है, फिर हम देखते हैं क्या क्या रह गया हमारा। एक कौन कौन सी जो ऑन पेज एक्टिविटी है वो हो गई है। स्टार्टिंग से बताओ। हाँ बिल्कुल, ऑन पेज की एक्टिविटी बता रहा हूँ मैं। ऑन पेज में ओके हमने क्या ओके। क्या 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 लिखा। W3C वैलिडेटर। रुक जाओ एक सेकंड। W3C वैलिडेटर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक जगह इसको लिखता हूँ। हम्म। W3C वैलिडेटर। URL स्ट्रक्चर, ब्रोकन लिंक चेकर, URL। स्ट्रक्चर, ब्रोकन लिंक चेकर, रीडायरेक्शन 404 एरर, साइट URL मैप, स्ट्रक्चर के बाद क्या था? धीरे धीरे। ब्रोकन लिंक चेकर, नेक्स्ट। रीडायरेक्शन 404 एरर, साइट मैप, साइट मैप, robots txt, हम्म। उसके बाद वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। अरे यार। एंकर टैग। वो इसी के अंदर है। ओके। कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग में क्या था? एंकर टैग कोई जो होता बात है ना, हम उसको जब हम वेबसाइट पे वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, हाइपर लिंकिंग करते हैं दूसरे वेब पेजों पे, तो उसको हम एंकर टैग नहीं। लगाते हैं। तो इसलिए हम ओके। उसको एंकर टैग बोलते हैं। नहीं, कैनोनिकल टैग पूछ रही थी मैं। 8वें नंबर पे था कैनोनिकल टैग। वही भूल गया क्या था कैनोनिकल टैग। कोई बात नहीं, पहले लिख लो, फिर उसके बाद आज डाउट वगैरह, क्योंकि अब बचा नहीं है इसमें कुछ, डाउट्स वगैरह ही होंगे तुम्हारे क्लियर। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड स्टीमिंग, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड स्टीमिंग, कीवर्ड स्टेमिंग तो वो सारा उसका पार्ट है कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड एल स्टेमिंग एस आई का भी वो करवाया सारा था उसी का आपने पार्ट। लेटेंट। उसके बाद ओके। आएगा तुम्हारा। एलएसआई का क्या रोल था कीवर्ड में? चलो आप बाद में बता देना। कीवर्ड प्लानर भी वही है ना? हम्म। सिम, रश, स्क्रीमिंग फॉग, हम्म। ये गूगल ट्रेंड्स भी वही है। हाँ, ये सारा उसी के अंदर आएगा। ओके। कीवर्ड्स, ओके, ये उसका सिंटेक्स। कीवर्ड्स का आपने वो मेटा नेम बताया था, कीवर्ड कंटेंट। वो तुम्हारा मेटा टैग क्रिएशन के अंदर आ गया सारा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन इमेज, और कीवर्ड। इमेज एंड ऑल्ट टैग। बस यही हुआ था। एक बार ये और चेक कर लेते और भी होंगे। हैं।
एक मिनट। स्कीमा। हाँ वो मैंने बोला था, वो जैसे पेड़ में आते हैं। अच्छा नहीं, ये नहीं बोला, स्कीमा नहीं बोला। ये एक नहीं बोला तुमने। वाइट हैट, नहीं ये तो पहले से। कंटेंट डुप्लीकेसी, स्कीमा मार्कअप, ओजी टैग। कंटेंट डुप्लीकेसी और क्या था? देखो अपने पुराने उसमें देखो सारा क्या है। नहीं उसमें और नहीं है, मैं लिखा नहीं होगा, मेरा रह गया होगा मिस। इतने तो हाँ खैर। लॉन्ग टेल, मीडियम, ये तो कीवर्ड में ही आ गया। ये कीवर्ड रिसर्च के अंदर ही आ गया ना। हाँ बस और नहीं है मेरे पास तो। आपने क्या बोला था? कंटेंट डुप्लीकेसी एक, और क्या बोला था? ओजी टैग। हाँ जी, अच्छे से बोल रहा है। ओके। ठीक है। और इसके अलावा एक बार देख लो अपने ना नोट्स वगैरह में कि कुछ। देख लिया ये सारे ही हैं। हाँ जी, बस और तो कोई नहीं है। चलो इसके नीचे के मैं अब यहाँ पे डाल देता हूँ, तुम इसको लिख लेना। ठीक है। ओजी टैग हो गया, ये हो गया। ठीक है। और इसके अलावा आपका यहाँ पे होता है। एक सेकंड रुको। अभी मैं अपने डाउट्स देख लूँ? हाँ तुम अपने डाउट देख लो। ओके, एक मिनट। ओके, हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि, जैसे मैंने आपको बताया था कि W3C वैलिडेटर से स्टार्टिंग की थी। हम्म। वो हमारा हमें एरर्स बताता है ना हमारी वेबसाइट्स के, वहाँ पे यूआरएल डाल के, है ना? हाँ वेबसाइट पे ओके, कोडिंग पे जो भी एरर्स आते हैं। यूआरएल स्ट्रक्चर में आपने होता है, और एक वो भूल गया, दो तरह के यूआरएल होते थे। स्टैटिक और डायनामिक। हाँ, स्टैटिक और डायनेमिक। एक मिनट, स्टैटिक वाला कौन सा था? जिसमें हाइफिन्स यूज होते हैं। ओके, एंड डायनेमिक।
डायनामिक के अंदर जो है तुम्हारे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल हैश, एट द रेट, या फिर कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो गया 1 2 3 4 5, अंडरस्कोर, क्वेश्चन मार्क, हैश, सारे वो हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। ब्रोकन लिंक तो पता है मुझे। नेक्स्ट उसमें ब्रोकन लिंक में जैसे हम गूगल पे लिखें कि ब्रोकन लिंक चेक कर, यही बस फिल कर ब्रोकन लिंक्स चेक करने हैं। हम्म। हाँ सिंपल है ना? हाँ, ये वही है, ओके। ब्रोकन लिंक अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो और जितने भी ब्रोकन लिंक होंगे बता देगा। फिर उसके बाद रीडायरेक्शन, तो जो भी ब्रोकन लिंक आपके नेक्स्ट में होंगे उसको आपको 404 एरर पेज पे रीडायरेक्ट करने होंगे। 404 एरर पेज हमें अपने डैशबोर्ड पे जाके मिलेगा। हाँ, 404 एरर के लिए आपको वहाँ पे प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड उसका क्या नेम था? रीडायरेक्शन के नाम से ही है वो। ओके। एक साइट मैप भी आपने मुझे बताया था। साइट मैप में था कि वेबसाइट का पहले नाम भर के वो एडमिन डिलीट करके हैश डाल के साइट मैप लिख देना है, तो वो हमें हमारे वो कोई लिंक्स बताता है। हाँ, हमारी वेबसाइट पे साइट मैप लगा है कि नहीं लगा हुआ। साइट मैप में बेसिकली हमारी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स होते हैं वो होते हैं, हाँ, सो दैट कि गूगल का बॉट एक ही बारी में आए और हमारी पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर ले। इसलिए जो है साइट मैप होना ज़रूरी होता है। तो वो तुम ऑल बस वन। हम्म। ये फ्रेंच विद दिलप्रीत .com हैशटैग साइट मैप लिख के वो साइट मैप शो कर देगा। हैश टैग क्यों करोगे? फ्रेंच विद दिलप्रीत .com, उसके बाद स्लैश, और उसके बाद तुम्हारा साइट हाँ, मैप .com। साइट मैप डालोगे बस, वो बता देगा। .com तो नहीं डालना, नहीं साइट मैप नहीं, .com। तुम्हारा डोमेन नेम स्लैश साइट मैप, जैसे ओके। फ्रेंच विद दिलप्रीत स्लैश साइट मैप, फ्रेंच विद दिलप्रीत .com स्लैश क्या कहते हैं साइट मैप, ये टाइप करना होगा। ओके, ये मैंने टाइप किया। यहाँ पे लिखा है दिस पेज डजंट सीम टू एग्जिस्ट। वो हमने उस दिन फिल तो किए थे। अम, क्या टाइप किया है तुमने? फ्रेंच विद दिलप्रीत .com डालो, उसके बाद मैं स्लैश डालो, फिर साइट मैप स्क्रीन डालो। शेयर कर देती हूँ। यार, साइट मैप .xml भी लगेगा इसके आगे। क्या लगेगा? साइट मैप के आगे .xml। मैंने कॉमा डाल दिया। हाँ। ठीक है। हाँ जी। ये robotic.txt क्या था? robotic.txt के अंदर हमें कोई भी फाइल जो है अपनी ब्लॉक करनी होती थी गूगल से, तो उस टाइम पे हम robotic.txt लगा के उसको ब्लॉक कर देते थे। ओके। ये जो इसका वो है सिंटेक्स है, यूजर एजेंट डिसअलाउ अबाउट अस। हम्म। ओके। और ये जो साइट मैप है वो हमें अपने डैशबोर्ड पे जाके कहाँ जाके लगाने थे?
साइट मैप तो वही है तुम्हारा, तुम क्या कहते हो, ऑल इन वन एसईओ जो प्लगइन तुम इंस्टॉल कर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो लगा देता है। ओके, एक मिनट। वर्डप्रेस में लगता है वो सिर्फ? क्या आपकी वॉइस वॉइस बहुत कट रही है। बाय डिफॉल्ट साइट मैप हम्म। बाय डिफॉल्ट साइट मैप वर्डप्रेस में ही लगता है सिर्फ? नहीं, कोडिंग की वेबसाइट पे भी लगता है। कोडिंग की ओके। वेबसाइट पे तुम्हें जनरेट करना पड़ता है साइट मैप। क्या कहते हैं, गूगल पे टाइप करोगे साइट मैप जनरेटर, तो वहाँ पे हम्म। जाके जो भी वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करके वेबसाइट का यूआरएल टाइप करके वहाँ पे जनरेट कर दो। तो एक एक्सएमएल की फाइल होती है, उसे डाउनलोड करके डेवलपर को दे दो तो वो कर देता है। ओके। और ये जो हमने रोबोट टीएक्सटी में डिसअलाउ का था, ये कहाँ जाके करना था डैशबोर्ड पे? इस पे क्या कहते हैं, तुम ऑल इन वन एसईओ के टूल्स पे जाते हो तो वहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन होगा, वहाँ पे करोगे। ओके। ऑल इन वन एसईओ का जो वो है उसमें बहुत सारे नीचे ऑप्शंस होंगे, उसमें टूल्स पे जाओगे तो टूल्स पे आपको साइट मैप का ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें डिसअलाउ रोबोट हो टेक्स्ट। जाएगा? हाँ, वहाँ से फिर तुम उसको डिसअलाउ कर सकते हो। ओके, वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग तो वही हो गया है ना, वो जैसे हमने ज्वाइनस किया था? हम्म। और पूछ लो अभी जो भी है। रीडायरेक्शन रीडायरेक्शन कैसे करते हैं? रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन प्लगइन, ठीक है। रीडायरेक्शन के लिए उसका वही प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, उसमें इंस्टॉल करके फिर वो आगे क्या करना है? उसकी भाई रीडायरेक्शन का जो वो प्लगइन होगा उसकी सेटिंग पे जाओगे, तो सेटिंग पे जाने के बाद ऊपर आपको रीडायरेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, बस वहाँ पे जो सोर्स यूआरएल है वो डाल देना, टारगेट यूआरएल डाल देना, उसको रीडायरेक्ट कर देना। एक मिनट। ओके, कैनोनिकल टैग में क्या था? एक मिनट। वो डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज। हम्म। ओके। We prefer version। मतलब ये इसको कैसे ये फाइंड करता था, जो डुप्लीकेट कंटेंट होता था? उसके लिए तो तुम उसमें चेक करोगे ना वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा हुआ। कैसे? भूल गई कंट्रोल यू मुझे इसका कंट्रोल तो। एफ, ओके। पेज पे जाके कंट्रोल यू कंट्रोल एफ दबा के कैनोनिकल टाइप करो तो वहाँ पे टैग दिख जाएगा। अगर टैग लगा होगा तो दैट मीन्स सही है, नहीं लगा होगा तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। ओके, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, उसका सोर्स करके। कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, फिर वहाँ पे हाँ, टाइप करो कैनोन। कैनोनिकल, तो वहाँ पे फाइल दिख जाएगी अगर कैनोनिकल की फाइल लगी होगी तो। हाँ, मिल गई है। ये मैंने किसी और के वेबसाइट पे सर्च किया, एक मिनट। ये देखो। ये इसका वो होता है, सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स याद रखना है बस तुम्हें।
मतलब इसका काम क्या होता है कैनोनिकल का, मतलब वो तो समझ में आ गया, कॉपी कंटेंट। डुप्लीकेट पेजेस से बचाता है। तो इसका हमारी वेबसाइट में अवेलेबल होने की क्या इम्पोर्टेंस है? इससे जो गूगल का बॉट है वो समझ जाता है कि आपका जो वेबसाइट पे 4 यूआरएल उनमें से कौन सा यूआरएल मेन है। होम वाला है। हम्म। तो उससे उसको पता चल जाता है। ओके। कीवर्ड रिसर्च हमने गूगल ट्रेंड्स पे जाके करनी थी, हाँ। हाँ, सॉरी, गूगल वही जो एड्स। हाँ, कीवर्ड प्लानर हो गया गूगल एड्स के अंदर, गूगल ट्रेंड्स हो हाँ। गया, एलएसआई कीवर्ड, वो सारे। ओके। एलएसआई क्या था? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। नहीं, ये क्या काम करता है? कीवर्ड रिसर्च के लिए काम आता है। अच्छा, पेड ऐप है। हम्म। और मेटा नेम, ये सिंटेक्स है, मेटा नेम कीवर्ड कंटेंट देन आगे स्लैश, ये किसके लिए था? ये तुम्हारे वेबसाइट पे उसके लिए क्या कहते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड हम टाइप करते हैं जो हमारी वेबसाइट पे, तो मेटा टैग मैं हम्म। उसके थ्रू करते हैं। मेटा टैग क्रिएशन के अंदर ये तीनों चीज़ें परफॉर्म करते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड डालते हैं। ओके। और इमेज एंड ऑल टैग क्या था? नहीं, मतलब मुझे क्या आता है इमेज का, इमेज एंड पर ऑल वो। टैग बेसिकली अपनी वेबसाइट पे गूगल के बॉट को जितनी भी इमेज लगी हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है वो बताने के लिए। ओके, ये हमने कहाँ जाके बताना होता है डैशबोर्ड पे? किसी भी वो गैलरी के अंदर जाओगे जहाँ पे तुम्हारी सारी इमेजेस वगैरह पड़ी हुई होंगी, वहाँ पे किसी भी इमेज को क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑल टैग का ऑप्शन दिखाई देता है, वो भरना होता है हमें, वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है ओके। बेसिकली। हम्म। स्कीमा क्या था? वो जो आपने वो रेसिपीज का दिखाया था। कि तुम्हारे उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर तुम
टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाना चाहते हो तो उस कंडीशन पे स्कीमा काम आता है। मतलब स्कीमा के थ्रू हम लोग जो है स्कीमा हम कैसे कहाँ से ऐड करते हैं? जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन तो गूगल पे कोई भी फिल करके हमें एक पेज मिल जाता है। स्कीमा कैसे करते हो? स्कीमा का हम वो बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं और उस स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, स्कीमा जनरेटर तो वाली जैसे हमने वेबसाइट पे जाके। हम्म। क्वेश्चंस के लिए बनाई थी। हाँ, तुमने डाला तो था क्वेश्चन एंड आंसर वाला स्कीमा। हाँ, उसके लिए क्या लिखा था हमने गूगल पे? गूगल पे सर्च करोगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो उसमें ओके। जो कोई पहली वेबसाइट है उसको ही ओपन करोगे तो तुम्हें टूल्स मिल जाएंगे वहाँ स्कीमा के। फिर हमने वो जो कोड निकला था वहां से, वो कहाँ जाके पेस्ट किया था डैशबोर्ड पे? वो तुमने वो जो कोड होता है उसको जिस भी पेज पे लगाना है उस पेज को एडिट विद एलिमेंटर करके फिर वहाँ पे तुम्हें एक हाँ। ब्लॉक सेलेक्ट करके वहाँ पे HTML कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था। फिर वो HTML कोड पे वो कोड को तुम पेस्ट करके अपडेट कर दो। ओके। ओजी टैग क्या था? ओजी टैग के अंदर हम लोग जो है ये बेसिकली सोशल मीडिया के लिए लगाते हैं, फेसबुक के लिए कि जब हम ओजी टैग अपने किसी भी पेज पे लगाते हैं तो हम उस पेज का यूआरएल फेसबुक पे हम शेयर करते हैं, तो हमें सिर्फ यूआरएल शेयर करना होता है, वो ऑटोमेटिकली टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज उठा लेता है। ओके। ये स्पेशली फेसबुक पे लगता है। कल आपने किया था वो कहाँ जाके किया था डैशबोर्ड में? वो जिस भी पेज पे आपको लगाना है उस पर्टिकुलर पेज पे जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि पेज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अ, उस पेज को एडिट करना है, नॉट एडिट विद एलिमेंटर, सिर्फ एडिट करो। एडिट करने के बाद वहाँ पे एडवांस पे जाओगे, नहीं सोशल पे जाओगे तो नीचे ऑप्शन देखोगे तो सोशल का ऑप्शन होता है, तो उस सोशल के ऑप्शन पे जाके फिर हम वहाँ पे उसको लगाते हैं ओजी ओके। टैग को। ठीक। बस कंटेंट डुप्लीकेसी में वही कंटेंट चेकर में है ना, जो ऑनलाइन कंटेंट डुप्लीकेसी चेक करो है? हाँ, उसमें तो तुम्हारा जो भी डुप्ली चेकर वेबसाइट है वहाँ पे जाके तुम क्या कर सकते हो, कंटेंट क्या कहते हैं, हम्म। डुप्लीकेसी है वहाँ पे जाके तुम उसको ओके। कर सकते हो। एक आपने वो भी सिखाया था कैसे, जैसे जैसे जो जो कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट वो हमें अपने लिंक्स के अंदर ही लिंक्स अटैच करता है ताकि हम एंगेज रहें। वो क्या नाम था उस चीज का? वो वो मुझे तो याद नहीं आ वेबसाइट रही। इंटरनल लिंकिंग था ओके। कि हाँ। हमारे वेबसाइट पे जो है वो इंगेज रहे। वो एंकर टैग वाला, हाँ। हम्म। ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया। सारा हो गए, डाउट्स क्लियर है। थैंक यू। ठीक है, सुनाओ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एंड इसके बाद पहले हम वो कर लेते हैं कौन कौन से हमारे जो हैं
रह गए हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तुमने लिख ली ना, लिस्ट लिख ली ना पूरी? हाँ जी, मेरे पास है ना? ठीक है। तो इसमें जो है मैं लिख बोलता हूँ वो आप लिखो। ठीक है, जो जो बचे हैं वो सारे कर लेते हैं अभी। एक तो हो गया वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये लिखो। वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन लिखो। वेब रिस्पॉन्सिव लिखो, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। एक मिनट। वेब पेज कोड। ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी, नेक्स्ट। लिख लिया? ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव लिख लिया? नहीं, वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव। ओके। हाँ जी। उसके बाद वेबसाइट स्पीड टेस्ट। हाँ जी। गूगल अपडेट, गूगल एल्गोरिदम। गूगल अपडेट स्लैश एल्गोरिदम करके लिखना। लिख लिया? हाँ जी। जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हो गए ये। ये सारे ऑन पेज वाले हैं। हम्म। ऑन पेज। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको अच्छा। एक 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 करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, कौन सा था, कौन सा बताया था मैंने? वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। चलो, देखो, वेब पेज को और ये ना अब छोटी मोटी ही है, बस इसको बहुत ज़्यादा डीप में मत करना, बस इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करना। ठीक है, वेब पेज को ओके। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है, कोडिंग की वेबसाइट होती है, उसमें कुछ कोड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले पहले के टाइम पे जो कोड यूज़ किए जाते थे वो होते थे आपके टीडी। ओके। ठीक है, टीडी वाला किया जाता था, एंड टीआर कोड यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो ये जो है इन टी डी एंड टी आर कोड्स, अब इसमें तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है टी डी क्या है, टी आर क्या है, ये थोड़ा सा कोडिंग है, हमें इसको नहीं समझना। हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारी जो कोडिंग यूज़ की गई है वो टी डी टी आर यूज़ करी गई है। तो ये पुराना कंसेप्ट है, पहले यूज़ की जाती थी। तो इससे क्या होता है कि गूगल के बॉट को आपकी वेबसाइट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसीलिए अब जो है यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिव टैग।
ठीक है, डिविजनल टैग। ठीक है, तो तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हें वर्डप्रेस की वेबसाइट पे तो तुम्हें वैसे भी इसकी दिक्कत नहीं दिखाई देगी, ये दिक्कत दिखाई देगी तो सिर्फ कोडिंग वाली वेबसाइटों पे दिखाई देगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये चेक करना है कि भाई जो वेबसाइट है उसमें टीडी या टीआर की कितनी फाइल्स हैं। ठीक है, अगर 4-5 फाइलें हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 4-5 से ज़्यादा फाइलें हैं तो दिक्कत है। तो तुम्हें क्या करना है, उन फाइल्स को div टैग पे कन्वर्ट करवाना है, मतलब कि तुम्हें सिर्फ डेवलपर को बोलना है ये टी डी टी आर की फाइल्स हैं, इनको div टैग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ओके। अब पता कैसे चलेगा कि किसी भी वेबसाइट पे कि जो टैग्स हैं वो कौन से लगे हुए हैं, टीडी हैं कि टीआर हैं, किस टाइप के टैग्स वगैरह पोस्ट लगे हुए हैं। जाके। हैं? तो वो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली आना है एंड यहाँ पे सोर्स हमें, पे। हाँ हमें यहाँ पे सोर्स पे आना है। तो जैसे सपोज करो एच डी टी ए की वेबसाइट पे मैं आया, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आजकल, कैशे की प्रॉब्लम हो रही होगी। चलो मैं यहाँ पे आ गया मेरी वेबसाइट के अंदर। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दबाता हूँ कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, पहले मैं टी डी के ढूंढूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सीधे टी डी लिखूंगा, सिंपल। तो जैसे ही मैंने टी डी लिखा तो यहाँ पे कितनी फाइलें दिख रही हैं आपको, 0 0। मैट जीरो मीन्स जीरो। कोई भी नहीं है। उसी तरीके से मैं इसको टी आर करता हूँ, तो टी आर करने में कितनी फाइल दिखाई दे रही है, 0 0। दैट मीन्स कि ना टी डी की कोई फाइल है ना टी आर की फाइल है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली डिव टाइप करूंगा। तो डिव में देखो 699 फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मतलब ओके। जितने भी हैं वो सब डिव टैग लगे हुए हैं। दैट मीन्स ओके। ठीक है, तो बस इसमें तुम्हें ये चेक करना होता है कि कोई भी टी डी टी आर का की फाइल्स तो नहीं पड़ी हुई है यहाँ पे। अगर 2-4 पड़ी हुई है तो उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2-4 से ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में फिर तुम क्या कराओगे, उसको डेवलपर को बोल के डिव टैग में कन्वर्ट करवाओगे। ओके। ठीक है, क्लियर। मतलब जो टीडीटीआर है वो इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वो पुराना तरीका हो गया और वो हाँ, ज्यादा और वर्क उस नहीं करता। हाँ और उससे जो है गूगल का जो बॉट है उसको दिक्कत होती है, तो मतलब आपकी वेबसाइट को रीड करने, वो प्रॉपर तरीके से आपकी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाता उन टैग्स से, हम्म। क्योंकि वो बहुत पुराना जो है तरीका है, वो बहुत पुराना क्या है, कंसेप्ट है। ये डेव वाला जो है डिविजनल ये एडवांस है। हाँ, तो आजकल जो है ओके। डेवलपर्स डिव टैग ही यूज़ करते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट कौन सा बताया था, डेव की क्या फुल फॉर्म है? डिविजनल। ओके। नेक्स्ट वाला मैं बता देती हूँ आपको। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, देखो वेबसाइट रेस्पॉन्सिव। ठीक है, देखो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव के अंदर क्या होता है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव के अंदर सिंपल सी चीज़ होती है कि यहाँ पे हम लोगों को चेक करना होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे चेक होती है, अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो 3 डिवाइसेस पे चलती है। ठीक है, वो चलती है आपकी या तो मोबाइल पे ओपन होगी, या फिर टैबलेट पे ओपन हो सकती है, या फिर डेस्कटॉप पे ओपन हो सकती है। डेस्कटॉप के अंदर लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इन तीनों ही मोड पे, किसी भी मोड पे जो है ओपन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करना क्या है, सिंपल सा समझने वाली बात क्या है कि इन तीनों ही फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट अच्छे से दिखनी चाहिए। अच्छे से दिखने का मतलब क्या है कि तुम्हारी जो वेबसाइट है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए यूजर के। ठीक है, यूजर के अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब कैसे, हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, सिंपल सा तरीका है वेबसाइट को चेक करने का कि वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे,
आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो, जैसे सपोज करो इसी वेबसाइट को आप ओपन कर लो। ठीक है, चलो मैं आपको आपसे रिलेटेड कोई दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो फ्रेंच लर्निंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, यहाँ पे आए। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये तो लैंडिंग पेजेस हैं, ये इसको कर लेते हैं हम लोग। एक सेकंड, पैर पूरा वो हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वेबसाइट है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, हाँ ये प्रॉपर अभी ओपन होने दो इसको प्रॉपर तरीके से, फिर समझ में आएंगी चीज़ें। क्या हो रहा है, वेबसाइट ही धीरे है या फिर ये वेबसाइट ही थोड़ी सी स्लो है। कोई नहीं, हम दूसरे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर तरीके से ओपन। ठीक है, तो अब बेसिकली तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, देखो करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जैसे अब ये पूरी वेबसाइट देखो। ठीक है, अब ये कौन से मोड पे है, ये है डेस्कटॉप मोड पे। ठीक है, ओके। डेस्कटॉप पे चल रही है तुम्हारे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना यहाँ से ना मिनिमाइज करके चेक करता हूँ। ठीक है, मिनिमाइज इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो सपोज करो मैंने इसको क्या करा, यहाँ से एक सेकेंड, ये जो था, मैंने इस टैब को मैंने क्या करा, यहाँ से इसको जितना मैक्सिमम पतला हो सकता है मैं इसको करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने इसको पूरा पतला कर दिया। ठीक है, हाँ पूरा जी, हाँ पतला जी। कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई क्या पूरे में और ऐसे में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको। देखो अभी ऐसे देखो इसको। ठीक है, अभी ऐसे देखो, और अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि क्या फर्क आपको जो है वो नजर आया। कुछ नहीं, मतलब स्क्रीन ही कम हो जाती है उसकी विजिबिलिटी की। ध्यान से देखो, अभी ऐसे देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, तो क्या चेंजेस आपको ऐसे दिख रहे हैं, दोनों में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले ये बताओ। चेंजेस नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। है, नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा। नहीं। एक सेकेंड,
एक सेकंड रुकना। हाँ देखो ध्यान से देखो इसको। देखो अभी इसके पेजेस ये दिखाई दे रहे हैं, पेजेस ऊपर मेन्यू दिखाई दे रहा हाँ है। हाँ जी। दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने नीचे हम्म। करा मेन्यू दिख रहा है अब। वो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा क्योंकि वो यहाँ पे आ गया है, ये रहा। ओके। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने वेबसाइट का साइज छोटा करा, मोबाइल की फॉर्म में लेके आ गया, तो ऑटोमेटिकली इसका मेन्यू चेंज हो गया। दैट मीन्स कि ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। नहीं तो पता क्या होता अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, एक स्क्रॉलर यहाँ नीचे भी बन जाता। फिर मुझे क्या करना पड़ता ना, उसको पूरा राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करना पड़ता। हम्म। ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे ना, तो इसके इतने सारे पेजेस हैं, अगर मैं इतनी सी स्क्रीन पे इतने सारे पेजेस दिखाऊं तो क्या पॉसिबल है? नहीं। हम्म। नहीं। नहीं है ना पॉसिबल। सो हम्म। इसीलिए जो है, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो है ये यहाँ पे इसका मोबाइल का एक अलग से मेन्यू क्रिएट हो जाता है, अलग से मेन्यू जो है वो तैयार हो जाता है। ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सिंपली इसको जो है किसी भी वेबसाइट पे जाके ये चेक करना है। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा ना टैबलेट की फॉर्म में ले लेता हूँ। तो आई थिंक टैबलेट भी इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर टैबलेट की मैं चौड़ाई लूँ तो कुछ इस तरीके से इतनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टैबलेट की फॉर्म पे भी एकदम परफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। हम्म। ठीक है। तो इसको वापस हम खोल देते हैं। तो इस तरीके से पता चलता है कि कोई भी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। क्लियर। हाँ जी। आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। कुछ हाथ काम ही नहीं कर रहे। चलो अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या कहते हैं, देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पॉन्सिव ही होती है। ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कौन सी वेबसाइटों में, कोडिंग वाली वेबसाइट में। तो कोडिंग वाली वेबसाइट में क्या होता है कि आपको डेवलपर को बोल देना कि भैया वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर दो। अब यही चीज़ आप अपनी वेबसाइट पे चेक करो एक बार। आप अपनी वेबसाइट चेक करो कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। प्रेजेंट कैसे करूँ? स्क्रीन शेयर करना। प्रेजेंट क्या नहीं, शेयर क्या करना है, तुम अपने उसमें ही कर लो, चेक करो। बता ही दिया मैंने तुम्हें चेक कैसे होता है। फ्रेंच में दिलप्रीत पे जाके क्या करना? वही जैसे तुम्हें बताया था, अभी बताया तो था, उसको मिनिमाइज करके चेक करो। करो चेक।
वो वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। तो इसको मिनिमाइज कैसे, मतलब एक मिनट स्क्रीन तो शेयर करो। कर रही हूँ। मिनिमाइज कैसे करना है? वो जो क्रॉस के बगल में जो साइन है उस पर क्लिक करो ना। सबसे टॉप पे राइट पे ऊपर देखो, क्रॉस है, क्रॉस के वहाँ इस पे, इसके बगल वाले पे, इस पे नहीं। वापस उसको ओपन करो। एक मिनट, ये ऊपर ही नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर हटा के करो। दोबारा से क्लिक करो। बहुत ठंडा है। ये वाला सेंटर वाला। हाँ, इस पे क्लिक करो। बस ये हो गया ना। हम्म, अब इसको पहले उठा के इस बीचों बीच एडजस्ट करो। इस बीच में से यहाँ स्क्रीन को से। उठाओ ना। हाँ, यहाँ से करके देख लो। पहले इसको थोड़ा सा बीच में लेके आओ ना, ये राइट हैंड साइड से बिल्कुल कोने में घुस गया हो। कर लो, ऐसे ही कर लो। करो पूरा, पूरा करो, और करो। हो गया। हाँ। अब इसको थोड़ा सा ना उठा के बीच में लेके आओ। ऐसे नहीं, इसको ऊपर का जो, पहले इसको पूरा वहां पे करो। पूरा खींच के उधर को लेके जाओ, राइट हैंड साइड पे। पूरा खींच के राइट, राइट पे लेके जाओ। नहीं हो रहा, और मूव नहीं हो रहा, मूव आप नहीं हो पकड़ो रहा। तो सही इसको, राइट में खींचो ना इसको, क्यों नहीं मूव हो रहा? अरे मैं राइट में बोल रहा हूँ, आप लेफ्ट में क्यों ले जा रहे हो उसको? राइट और लेके जाओ, बिल्कुल लास्ट तक लेके जाओ, जैसे अभी लेके गए थे। हाँ, और जाओ, राइट ले जाओ ना, पूरा ले जाओ, अभी जाएगा और। बस। अब जो है ना, इसको बीचों बीच स्क्रीन पे इसको पकड़ो और थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आओ। यहाँ पे नहीं, बीचों बीच स्क्रीन के कहीं भी टच करो। हाँ, यहीं कर लो। ऊपर वाले पे करो, वो जो ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है ना इसकी, उस पे उसको पकड़ के खींचो ऊपर, और ऊपर जो पट्टी है। दिलप्रीत, ऊपर जो, जहाँ पे तुम्हारे सारे टैब्स दिख रहे हैं ना। हाँ, इसके राइट थोड़ा सा और राइट हैंड साइड पे आओ, जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे। नहीं दिलप्रीत, उसको नहीं, राइट में लाओ। हाँ, और राइट में लाओ कर्सर को थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से पकड़ो इसको। अरे मिनिमाइज नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे को लाओ। क्लिक, इसको थोड़ा सा नीचे लाओ ना, कर्सर को हल्का सा नीचे लाओ कर्सर को। बस। अब इसको यहाँ से पकड़ो और लेफ्ट में खींचो स्क्रीन को। हाँ, ये ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे तुमने स्क्रीन पतली करी तो ये तुम्हारा मेन्यू बन गया, देखो इस पे क्लिक करो। ये वाला जो हाँ, डॉट्स है। तो तुम्हारा ये जो वो है वो सारे इधर आ गए। ओके, ठीक है। अब इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूँ? हाँ, इसको अब वापस मैक्सिमाइज कर दो, वापस अपने उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव।
ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है? एक मिनट, वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो वेबसाइट स्पीड टेस्ट से पहले हम एक दो चीज़ें और हैं वो देखेंगे। वेबसाइट स्पीड टेस्ट के बाद और क्या था? एक मिनट, गूगल अपडेट एल्गोरिदम, नहीं, ये तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको नहीं। जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, स्टाइल जावास्क्रिप्ट शीट, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है, देखो हमारी वेबसाइट के अंदर दो तरीके की फाइल बनती है, एक बनती है इंटरनल और एक बनती है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, हम जितना भी रिटर्न जो कंटेंट अपनी वेबसाइट के अंदर डालते हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वैसी फाइलें हमारी बनती है। जैसे हम कुछ भी कंटेंट डालते हैं ना रिटर्न फॉर्म में, तो क्या होता है कि वो जो सारा का सारा कंटेंट है जो हमारे बैकएंड पे जो है वो दिखता है। ठीक है, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारी बैकएंड पे ना कुछ फाइलें क्रिएट होने लग जाती हैं। ठीक है, हमारे बैकएंड पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली कुछ फाइलें जो हैं वो क्रिएट होने लग जाती हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम जो देखेंगे वो ये है कि हमें अपनी वेबसाइट पे ये चेक करना है कि हमारी वेबसाइट पे कौन सी फाइल्स हैं, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ठीक है, बस इतना याद रखो, जो इंटरनल फाइल्स होती हैं वो हमारे लोडिंग टाइम को बढ़ा देती हैं, और जो एक्सटर्नल है वो हमारे लोडिंग टाइम को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वो वेबसाइट के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। और अगर हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम डिक्रीज हो रहा है तो हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा है कि बुरा है? वो अच्छा होगा। अच्छा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर लोडिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि हमारी वेबसाइट खुलने में टाइम लगा रही है, और अगर लोडिंग हम्म। टाइम डिक्रीज हो रहा है तो हमारी वेबसाइट जल्दी खुल जाएगी। है ना? हम्म। सिंपल सा फंडा है। तो अब यहाँ पे देखो आप, अगर इसके अंदर अब हम लोग बात करें तो क्या है बेसिकली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो फाइल्स है वो इंटरनल, जावा की जो फाइल्स हैं वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? ठीक है, तो इसका देखो सिंपल सा तरीका है। हम क्या करते हैं, हम सीधे जाते हैं वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट के अंदर हम इसके सोर्स पेज पे आते हैं, कंट्रोल यू और कंट्रोल एफ। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा यहाँ पे टाइप करना है जावा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे जावा टाइप करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जावा की यहाँ पे 19 फाइल आपको दिखेगी। ठीक है, अब ओके। अगर जावा की जो फाइल्स हैं, वो जो फाइल्स हैं वो बेसिकली अगर मैं ये वो करूं कि जो जावा की जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसका सिंपल सा तरीका है कि देखो अगर तुम्हारी जो फाइल्स हैं उन पे लिंक बने हुए हैं दैट मीन्स कि वो एक्सटर्नल है, और अगर उस पे लिंक्स नहीं बने हुए तो दैट मीन्स कि वो क्या है, वो इंटरनल है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ फाइल्स। ठीक है, जैसे 19 फाइलें हैं, मैं यहाँ पे एक एक करके देखता हूँ। जैसे पहले नंबर की ये है, तो कोई लिंक दिखाई दे रहा है तुम्हें क्लिकेबल? ऐसा कोई क्लिकेबल लिंक दिखाई दे रहा है आपको? ये जो आपने, हाँ, ये हाईलाइट किया है जो हमने। हाँ, ऐसा कोई क्लिकेबल लिंक तो नहीं दिख रहा ना जावा की फाइल पे? हाँ। नहीं दिख रहा। नहीं है। तो ये क्या है, ये इंटरनल है। ठीक है, मैं आगे और करता हूँ, फाइल नंबर दूसरे पे आता हूँ। देखो, जैसे ये ये फाइल रे। है, ये क्लिकेबल है कि नहीं है, ये जितनी भी फाइलें हैं, हाँ। है ना? तो इनसे हमें पता चल जाता है कि देखो जो अगर लिंक जैसे दिखाई देंगे तो ये कौन सी फाइल है, तो इंटरनल है, एक्सटर्नल। इंटरनल, ओके, सॉरी जर्नल। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। और जिन पे लिंक नहीं बने वो इंटरनल फाइल हैं। ठीक है, सारी की सारी ये क्या है, एक्सटर्नल है।
स्टार्टिंग की अगर मैं देखूं तो एक दो को छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, ये जो दूसरी है इसको छोड़ के अगर मैं आऊं सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये भी है, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ पे आऊँ, सिक्स्थ पे आऊँ, उसके बाद सारी की सारी मतलब कि 19 फाइलों में से 5-6 फाइलें जो हैं वो अलग हैं। ओके। ओके, एक्सटर्नल वही होती है जो हमारे पेज पे एक्सटर्नली विजिबल होती है। एक्सटर्नली मतलब वही है, सिंपल सा तुम्हें यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है कि फाइलों पे लिंक है कि नहीं है, लिंकेबल है कि कैसी है, तुम्हें ये देखना है बेसिकली। ओके। हम्म। ठीक है। ओके। मतलब एग्जैक्ट ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल ये जो पेजेस बता रहे हो आप, ये मतलब कौन से पेजेस हैं? जैसे हमने कौन से पेजेस, जैसे वो मैंने होम वाला बनाया था वो एक्सटर्नल हुआ। नहीं नहीं, ये तो आपके ऑल पेजेस, सारे पेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, किसी ओके, एक जैसे पेज। मैंने बनाया है वो नहीं, ये सारे ही पेजों में मैं ग्रामर चेक कर रहा हूँ, वोकैबुलरी। उससे उससे कोई मतलब नहीं है, ये हर पेज का आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स कौन कौन से हैं। हम्म। ओके। और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मतलब हमारी वेबसाइट में? ये लोडिंग टाइम को आपको मैनेज करता है आपका। ओके, अगर लोडिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसको ठीक कैसे करते हैं हम? वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सिंपली डेवलपर को बोल के जो है, जो एक्सटर्नल फाइल होंगी ना, जैसे जो लिंक में नहीं बनी हुई, तो वो वाली आपको लिंक में हाँ। कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। देखो अगर 10-15 फाइलें हैं तो मैनेजेबल है, मतलब 10-15 फाइलें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ओके। अगर 10-15 से ज़्यादा हैं तो फिर उस कंडीशन में फिर आपको दिक्कत है। मतलब जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं उनको हमें ठीक करना पड़ता है, लिंकेबल फाइल्स नहीं होनी चाहिए, विदाउट लिंक मतलब हाँ, क्लिकेबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ओके, एग्जैक्ट। ठीक है। जितने जितने कम क्लिकेबल होंगे उतना हमारी वेबसाइट जल्दी लोड होगी। हाँ, जितने कम, नहीं, जितना जितना क्लिकेबल वाले लिंक होंगे उतना ज़्यादा हमारा वो है। ओके, मतलब एक्सटर्नल ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, मतलब एक्सटर्नल जो लिंक क्लिकेबल वाले होते हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। इंटरनल में तो क्लिकेबल नहीं ना होता। क्या चीज़? इंटरनल और एक्सटर्नल में जो इंटरनल है उसका उसमें क्लिकेबल्स नहीं होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ओके। ठीक है। हाँ जी। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये हो गया। अब इसी तरीके से जो है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने बताया था ये तो जावा का हो गया। अब यहाँ पे स्टाइल शीट का देखेंगे, स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब देखो, स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो आपका जैसे हम जावा के अंदर कौन सी फाइलें दिखती थी, जो हम रिटर्न कंटेंट हम डालते थे, ठीक है। अब स्टाइल शीट के अंदर कौन सी फाइलें दिखती हैं, स्टाइल शीट के अंदर भी दो टाइप की फाइलें बनेगी तुम्हारी, एक बनेगी आपका इंटरनल और एक बनेगा आपका एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में देखो, दोनों में यही फ़र्क है कि यहाँ पे जो बेसिकली है वो आपका जो है इमेजेस, जब आप अपनी वेबसाइट पे डालते हो ना, तो उससे रिलेटेड ग्राफिकल फॉर्म में जो भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे डालते हो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ग्राफिकल फॉर्म से रिलेटेड जो है
सारा आपका यहाँ पे फाइलें जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम पैटर्न चलता है कि भाई फाइल इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, हमें ये चेक करना पड़ता है, तरीका सेम होता है। बस यहाँ पे जो है हम जब हम सर्च करेंगे, यहाँ पे हम जावा लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम डॉट सी एस एस लिखेंगे। ठीक है, डॉट सी एस एस। तो मेरे जैसे वेबसाइट पे सी एस एस की बहुत ज़्यादा फाइल ही नहीं है, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे इमेजेस ही नहीं है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉट सी एस एस टाइप करेंगे, तो डॉट सी एस एस इसकी फुल फॉर्म हो गई कैस कोडिंग स्टाइलिंग शीट। ठीक है, ये जैसे स्टाइल शीट, ओके, ये मतलब पिक्चर्स के लिए होता है। हाँ, मतलब जो भी तुम अपनी वेबसाइट पे इमेजेस डालते हो या वीडियो कुछ डालते हो, तो इमेजेस और वीडियो फॉर्म को वो करने के लिए होता है। मतलब क्या करने के लिए? तुम्हारी वेबसाइट पे जो भी तुम इमेजेस और वीडियो डालते हो, तो तुम्हारी वेबसाइट पे डॉट सी एस एस की फाइलें बनती हैं। ओके। ठीक है, तो तुम्हें चेक करनी है कि एक्सटर्नल बन रही है कि इंटरनल बन रही है। डिफरेंस मैंने तुम्हें बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का। ओके, ज्यादा मतलब एक्सटर्नल बननी चाहिए। हाँ, एक्सटर्नल होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लो हमने ज्यादा एक्सटर्नल करवानी है और हमारी इंटरनल है, तो वो डेवलपर ही करेगा। हाँ, वही करेगा। वर्डप्रेस में तुम्हें ये दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत, ये सारी जो दिक्कतें अब हम कर रहे हैं ना, ये सारी दिक्कतें उसकी हैं, तुम्हारी कोडिंग कोडिंग वाली की नहीं। अच्छी। हाँ, ओके, कोडिंग वाली वेबसाइट कौन सी होती है, वो ई कॉमर्स वाली या कुछ और? कोडिंग वाली जो वेबसाइट होती है वो कोडिंग के थ्रू बनती है। ओके, ठीक है। ओके। ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या है। हाँ, इसके बाद था तुम्हारा वेबसाइट का स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वेबसाइट स्पीड टेस्ट है। ठीक है, तो वेबसाइट यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। देखो, अब वेबसाइट स्पीड टेस्ट तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तुम्हारी जावा जावा स्क्रिप्ट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, तुम्हारी स्टाइल शीट स्क्रिप्ट। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे नेक्स्ट है होस्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, वो बेसिकली तीन उस पे चीज़ों पे डिपेंड रहती है। देखो, अभी जो तो ऊपर हमने डिस्कस करी जावा और स्टाइल शीट। ठीक है, अगर तुम्हारी फाइलें एक्सटर्नल हैं, तो तुम्हारी वेबसाइट की जो स्पीड है ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो इसके अंदर डिपेंड करती है वो है आपकी होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेबसाइट की स्पीड में। ठीक है, क्योंकि देखो वेबसाइट जैसे अभी आपने आपने कितने की परचेज करी, 500 रुपये की परचेज करी। ठीक है, अगर यही चीज़ आप होस्टिंगर से लोगे ना, तो 2500 रुपये की पड़ेगी एक साल के लिए। तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में कि भाई ये 500 रुपये में दे रहा है तुम्हें और वो 2500 रुपये में दे रहा है। तो स्पीड का फर्क होता है। हेलो। हेलो। बीच में आवाज बंद हो गई थी।
अभी आ रही है? हाँ, वो ठीक है। स्टिंगर वाली बात बहुत पसंद होगी फिर। देखो, हाँ मैं आपको ये बता रहा था बेसिकली कि जो हमारी जो होस्टिंग होती है ना, वो होस्टिंग जो है वो बेसिकली क्या है कि स्पीड टेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपकी, देखो आपने 500 रुपये में होस्टिंग ली, होस्टिंगर वही होस्टिंग 2,500 में दे रहा है, क्या फ़र्क है दोनों में? स्पीड का फ़र्क है। ठीक है, हम्म। बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। ठीक है, नहीं तो हर कोई 500 रुपये में ही नहीं परचेज कर लेता। तो ये तो तुम प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें 500 रुपीज़ में इसको दिलवा दी। ठीक है, बट कभी भी अपने लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ तो एक अच्छी होस्टिंग जरूर परचेज करो। नहीं तो अगर तुम्हारी होस्टिंग सस्ती है और तुम्हारी ये चीज़ें दोनों ठीक हैं, तो फिर भी तुम कुछ नहीं कुछ कर लो, तुम्हारी स्पीड जो है वो सही नहीं होगी, क्योंकि होस्टिंग जो एक्चुअल में तो जो स्पीड देता है, तुमने वही जो है बेकार वाली ले रखी है। तो तुम अपनी वेबसाइट में जितना मर्जी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ओके। एक वो मुझे बस इसमें यही है, क्या चीज़? इसमें बस यही है स्पीड टेस्ट में। हाँ, वेबसाइट स्पीड टेस्ट में यही है। और इसमें हम और लोग क्या वो करते हैं कि हम, हाँ अपना वर्डप्रेस अपना वो ओपन करो डैशबोर्ड, इसमें एक प्लगइन होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्चुअल में हमारी वेबसाइट पे जो इमेजेस होती है ना, वही ज़्यादा दिक्कत देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दो चार एक दो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे एंड उनसे जो है अपनी जो इमेजेस हैं उनको कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ वो बताऊंगा, टूल्स बताऊंगा। नया टैब ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली जो है, प्लगइन इंस्टॉल करो WP फास्टेस्ट कैशे के नाम से। एक तो ये इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल न्यू पे जाओ। ऐड न्यू प्लगइन करो। यहाँ पे टाइप करो WP फास्टेस्ट कैशे। सर्च पे जाओ, हाँ यहाँ पे लिखो WP स्पेस फास्टेस्ट, बस इतना ही लिख दो, नीचे आ जाएगा, वो एक शेर दौड़ता हुआ आएगा। थोड़ा सा नीचे करो, स्क्रॉल। ये रहा। इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो। हो गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है होता है बेसिकली, देखो ऊपर देखोगे ना, थोड़ा सा ऊपर तो देखो डिलीट कैशे का ऑप्शन आ रहा है। जो ऊपर एक पट्टी सी बनी हुई है, देखो ऊपर एक पट्टी सी बनी हुई है, अरे ऊपर देखो ब्लैक कलर में। स्क्रॉलर को अपने ऊपर लेके जाओ, जहाँ पे है तुम्हारा स्क्रॉलर, और ऊपर लेके जाओ, और ऊपर लेके जाओ, और हल्का सा ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है, टाइम टू टाइम आके ना वेबसाइट पे क्लियर करते रहा करो कैशेज। क्या होता है जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, जब हमारी वेबसाइट पे लोग आते हैं ना, तो हर बंदा अलग अलग जगह से इंटरनेट यूज़ कर रहा होता है ना। तो होता क्या है कि हमारी वेबसाइट पे ना कैशेज आ जाते हैं। ठीक है,
कैश ओके। इकट्ठा होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से अननेसेसरी की फाइलें हमारी वेबसाइट पे आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते रहा करो, जिससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे जितनी भी टेम्परेरी फाइल या फालतू की जो फाइल्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। बस ठीक है। और एक प्लगइन और इंस्टॉल करो, WP ऑप्टिमाइज के नाम से। ऐड न्यू पे जाओ फिर से। हम्म रुक जाओ एक सेकेंड। अब आओ उस पे सर्च पे, हाँ यहाँ पे लिखो WP ऑप्टिमाइज, OPTI, बस इतना लिखो, स्क्रॉल करो नीचे को। जेड नहीं आएगा, माइज आएगा। ये रहा सेकंड नंबर वाला जो है, ऑप्टिमाइज। ये वाला हाँ फर्स्ट वाला ऑरेंज। कलर, हाँ ऑरेंज वाला। ठीक है, कर लिया इंस्टॉल इसको। एक इंस्टॉल और एक्टिवेट। अब देखो, कर दिया था अब देखो सबसे लेफ्ट हैंड वो साइड सब। पे आओ, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पे आओ। और उस पे आने के बाद जो है उस पे क्लिक कर, देखो नीचे देखो, WP ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ रहा होगा लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट में जो पट्टी बनी हुई है ब्लैक कलर की जिस पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, और लेफ्ट में आओ। हाँ यहाँ पे नीचे आओ, नीचे देखो WP ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ रहा है। हाँ ये रहा, क्लिक करो इस पे। ठीक है, अब इस पे देखो, ऊपर देखो, इमेज का ऑप्शन है, ऊपर देखो वहाँ पे डेटाबेस इमेज कैशे का ऑप्शन है, तो उसमें देखो इमेज का ऑप्शन है। हाँ इस पे, इमेज पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे, स्क्रॉल करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन जो है ना उसको ओपन कर दो ऑटोमेटिकली। ऊपर जाओ अभी, देखो ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडिड इमेज। तो अब जैसे आज के बाद तुम जितनी भी इमेज डालोगे ना इसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस मतलब? कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि उसके साइज को थोड़ा सा वो कर देगा, कंप्रेस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, उसके साइज को थोड़ा सा क्या कर देगा, कंप्रेस करके कम कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ, तो देखो अपकमिंग कंप्रेस जो ऑलरेडी हैं उनको कैसे कंप्रेस करेंगे, तो सेलेक्ट ऑल इस पे क्लिक करो। जहाँ पे लिखा है ना अनकंप्रेस्ड इमेज, उसके नीचे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तुम देखोगे, जहाँ से तुम्हारी इमेजेस शुरू हो रही है जस्ट उसके ऊपर देखो। अरे इधर की तरफ को देखो, हाँ ये इसके इसके नीचे देखो ना, हाँ यहाँ सिलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करो। ठीक है, स्क्रॉल करो अब नीचे। कंप्रेस कर दूं? अब इसको हाँ, कंप्रेस द ऑल द सेलेक्टेड इमेजेस, इस पे क्लिक करो।
भाई चल। ये कितनी देर में हो जाता है? हो जा। 16 हो गई हैं, 8 इमेज रह गई हैं बस। देखो 1.52 MB इसने कंप्रेस भी किया है तुम्हारा। ओके। हाँ, चल रही है। इसको कैंसिल करके दोबारा करो, ये अटक ही गया है।
क्लोज करो, हो गया वो, ठीक है, क्लोज कर दो। कर दिया। कर दिया, ठीक है। ठीक है। और कौन कौन सा रह गया है? एक मिनट। क्या रह गया? गूगल अपडेट एल्गोरिदम। बस बाकी सब हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलो ठीक है, फिर एक काम करेंगे, गूगल अपडेट एल्गोरिदम कल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा है, लंबा टॉपिक है। फिर हम मंडे से ही जो है अपना वो स्टार्ट करेंगे, ऑफ पेज एसईओ। कल गूगल अपडेट ओके। एल्गोरिदम पढ़ लेंगे, और जो भी कल तुम्हारे और जो भी एसईओ के अंदर डाउट्स हैं वो सारे कल हम क्लियर कर लेंगे। तो कल पूछ ले, डाउट्स वगैरह पेंडिंग रह गए हैं तुम्हारे, ओके। ठीक है? पढ़ना जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको करवाई गई हैं, ठीक है, और उन सब को पढ़ के जो है देखना कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे बताना, ओके। ठीक है? तो फिर उसके हाँ अकॉर्डिंगली जी। फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है? चलो कल मिलते जी। हैं फिर मंडे से फिर प्रॉपर ऑफ पेज, मतलब मंडे नेक्स्ट वीक में हमारा एसईओ खत्म हो जाएगा, ओके। ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट में।